उसने नजर उठाकर पूरे घर का चप्पा चप्पा निहारा था। दीवारों को हाथ से छुआ था। आईने को देखकर आंखें छलछला पड़ी थीं। ये वही आईना था जिसमें सुबह शाम वह दौड़ी छूटी खुद को निहारा करती थी। कभी अम्मी जान से नजर बचाकर तरह तरह के चेहरे बनाती तो कभी खुद पर ही लजा जाती और मुस्कुराकर भाग जाती। उसने विदाई के वक्त घर के फर्नीचर से लेकर छत तक सबसे विदाई की इजाजत मांगी थी। घर के सामान से भरी हुई आंखों ने छुपकर बातें भी की थीं, बगैर ये जाने उन्होंने सुनी भी होगी या नहीं। फिर भी एक एक चीज को छू छू कर देखा था और उस लम्हा दीवारें भी जैसे सजीव हो उठी थीं, मानो कह रही हो, फिजा बिटिया कब आओगी? जल्दी जल्दी आती रहना, हमें तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं। जिसे महसूस कर वह फफक पड़ी थी। कितना रोई थी वह, ये सोचकर अब तक जहाँ रह रही है वह उसका घर नहीं रहा। क्यों अम्मी जान ने ऐसा बोला था? उन्होंने झूठ क्यों बोला था? क्या वह भी इन्हीं लोगों की तरह हैं? क्या फर्क है उनमें और इन लोगों में? उन्होंने मेरी खुशियों का वास्ता देकर घर से दूर कर दिया था और इन लोगों ने अपनी खुशियों के वास्ते निकाल दिया। दोनों ही सूरत में दाव पर तो वह ही लगी। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या अपनी अम्मी के घर? उसी घर में जहां से उन्होंने जिंदगी भर के लिए विदा कर दिया था। और इस घर को क्या कहूं? शायद ये किराए का घर था और दहेज की रकम इसका किराया थी जो इन लोगों के लिए नाकाफी थी। वह इस घर में हुए अपने साथ तमाम जुल्मों सितम को याद करने लगी। एक एक बात उसके आंखों के आगे घूमने लगी। कितनी रोक-टोक लगाई गई थी उसकी हर एक बात पर। उसका सांस लेना भी दूभर कर दिया था इन लोगों ने। फिर भी वह सब सहती रही, यह सोचकर तालमेल बिठाती रही कि अगर वह सही है तो एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि दिन पर दिन सब बिगड़ता ही गया। अब वह ये सोचकर तड़प उठी थी, अब यहाँ उसका कोई हक नहीं, उसे यहाँ से जाना होगा। वह उस अदालत से डरने लगी जहाँ उसकी सुनवाई होनी थी। ये अदालत और कोई नहीं, ये समाज ही होता है जो औरत के सामने जिरह के लिए खड़ा हो जाता है, तमाम सवाल पूछ डालता है, कुछ सीधे सीधे कुछ आढ़े टेढ़े तरीके से, और उसे गुनाहगार साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। कड़वे तजुर्बों में वह घुलती रही और उन्हें दूर से देखती रही जो उसे पास आते महसूस हो रहे थे। मोम की मूर्ति का आग में तपकर बह जाना और चंद लम्हों में ही उसकी पहचान का खत्म होना, ये आसान काम नहीं था। वो मोम की गुड़िया नहीं बनेगी कहना तो वह यही चाहती थी, पर चाह कर भी इस फैसले को लेने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। जहां आदमी की हुकूमत चलती हो उस समाज में एक औरत की कौन सुनेगा? जब एक औरत को औरत ही न समझ पाई तो भला मर्द क्या समझेगा? औरत होना एक गुनाह है या इज्जत और सामाजिक रवायतों की सूली पर खुद को टांग देना? क्या गुनाह है उसका? अपने वालिदैन की ख्वाहिश को मुकम्मल ही तो किया है उसने, उनका कहाँ माना? वरना आजकल तो सभी लड़कियां अपनी पसंद खुद ही बताती हैं और वालिदैन उनकी पसंद को मानने भी लगे हैं। मगर खुद को तवज्जो न देकर वालिदैन की मर्जी को मान लेना ये भी कोई गुनाह है? या जहन्नुम सी जिंदगी पर उफ भी न करना ये गुनाह है? तो औरत की चमड़ी के जूते बनाकर डाल दिए जाएं मर्द के पाँव में, जिसे वह कुचलता रहे और जब जी भर जाए तो ठोकर मारता रहे। 1, 2, 3 जितनी चाहे औरतों को नोचता रहे और औरत रवायतों पर कुर्बान होती रहे। फिजा बेइज्जती, गम और तन्हाई से भर भराकर टूट रही थी। पल भर में ही सब पराया हो गया था। ये बेड, ये चादर, तकिया, कपड़े और अलमारी में रखा दुल्हन का जोड़ा, सब कुछ उसने एक एक कर सबको देखा। फिजा ने आईने के सामने धुंधलाई हुई आंखों से खुद को भी देखा। वह औरत नहीं, दीवार पर लगी कोई तस्वीर सी नजर आई, एक बिखरी हुई तस्वीर जिसके रंगों को उसकी किस्मत ने धो दिया था। वह फीके दिखाई पड़ रहे थे, बावजूद इसके वो मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे।
उसने खुद को छिपा लिया, मगर कानों में कर्कश ठहाकों की आवाज अभी भी बरकरार थी, जो उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। शरीर बेजान था। उसकी बची कुची हिम्मत भी तब जवाब दे गई जब आरिस की अम्मी कमरे में आई। उस वक्त वह बुर्का पोश थी, सिर्फ नकाब को उतार दिया था, यानी कि वह घर में पहले से नहीं थी। उन्हें नहीं पता था घर में क्या हुआ है। शायद उन्हें बताया गया था, और जो भी उन्हें बताया गया था उसमें उनकी रजामंदी शामिल थी। ये बात उनके जिस्म की हरकत से साफ झलक रही थी। उन्होंने फिजा से बगैर कोई सवाल किए गुर्रा कर कहा, चल उठ जा, अब कब तक मातम मनाएगी? तू आरिस को खुश नहीं रख पाई, इसमें उसकी क्या गलती है? जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। अब तू उठकर जल्दी से बुर्का ओढ़ ले। ड्राइवर भाईजान तुझे तेरे मायके छोड़ देंगे, इतना वह सपाट लहजे में कहकर चली गई थीं। उसे उनकी बातें एक तीर की तरह चुभी थीं। फिजा कुछ न बोली, बस चुपचाप रोती रही, बैठी बैठी सुबकती रही। उसके घुटनों के पास की सलवार आंसुओं से भीग कर तर हो गई थी, जो घुटनों में चिपकने लगी थी। सीधे सीधे उनका ये कहना जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। आरिस जो खख्म देकर गया था उससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था जैसे सुपर फास्ट ट्रेन छोटे मोटे स्टेशनों को छोड़ती हुई रफ्तार से दौड़कर आगे निकल जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। स्टेशन पर खड़े हुए लोग उसे जाते हुए तब तक देखते रहते हैं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उनके सीने में एक औरत का नहीं बल्कि आरिस की खुदगर्ज माँ का दिल था, जो बेरहम और क्रूर था। पत्थर सी वह औरत बिल्कुल अपने बेटे के जैसी ही थी। जिस तरह आई थी उसी तरह लपक थपक के वापस लौट गई। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की पिछले 1 घंटे में इस कमरे में क्या हुआ है। फिजा उन्हें जाते हुए देख रही थी। वह तेजी से पूरा दालान पार कर गईं। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटका हुआ था, फिर भी उसे बाहर का दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वह बार बार हवा से झूल रहा था। मगर दरवाजा तब से खुला था जब से आरिस बाहर निकल कर गया था। अब्बू मियां दालान पार कर सामने ही बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते थे। बेपर्दगी न हो इस वजह से फिजा अपने कमरे का दरवाजा बंद ही रखती थी। आज वह भी वहां नहीं थे। पूरे घर में सन्नाटा था, जैसे कुदरत ने अनहोनी के लिए पहले से ही माहौल तैयार कर रखा हो। तकलीफ के समय कोई सिर पर हाथ रख दे तो दिल हल्का हो जाता है। इसी उम्मीद से उसने अब्बू मियां को ढूंढना चाहा था, मगर वह तो आरिस के अब्बू मियां थे, उसके नहीं। वह भला उसका साथ क्यों देने लगे? फिर भी उसे उम्मीद थी अब्बू मियां जरूर कुछ बोलेंगे। हालांकि इन 12 महीनों में उन्होंने एक बार भी उससे बात नहीं की थी। पता नहीं क्यों? सही सी तो उसे भी नहीं पता। बस इतना जानती थी कि वह जो भी जहेज अपने मायके से लाई थी उससे वह लोग नाखुश थे। दूसरे औरतों के अत्याचार के खिलाफ उसने जो NGO खोल रखा था उससे भी सब नाखुश थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके खानदान की दुल्हन बेपर्दगी करे, बाहर निकले और अपनी आवाज बुलंद करे। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।